गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स माई सेल्फ सी एन सिंह राजपूत एंड फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं सीए फाउंडेशन में पेपर 3 में जो क्यूए हमारा सब पेपर 3 जो क्यूए है उसके अंदर मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं और मैथ्स के अंदर फ्रेंड्स हमारे चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्रेंड्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर है उसके अंदर में नवकाश फाइल में हमारा क्लास वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है और होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स नवकाश फाइल में होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 14 एंड ऑनवर्ड्स। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम नवकाश पाल में टाइम वैल्यू मनी चैप्टर के अंदर होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्या लिखा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 14 हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? एक कंपनी रिक्वायर्स ₹60 लाख आफ्टर 5 years टू रिडीम डिबेंचर्स। मतलब एक कंपनी को 60 लाख रुपए की जरूरत है। कब चाहिए 60 लाख रुपए? आज चाहिए कि 5 साल के बाद? 5 साल के बाद। एक कंपनी रिक्वायर्स ₹60 लाख आफ्टर 5 years टू रिडीम डिबेंचर्स। मतलब कंपनी को डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। एक कंपनी को डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। डिबेंचर का रिडम्पशन करना मतलब डिबेंचर होल्डर को उनके पैसे लौटाने हैं, रिडम्पशन करना है। तो उसके लिए उनको 60 लाख रुपए का पेमेंट करना है। कब करना है? आज करना है कि 5 साल के बाद? 5 साल के बाद। तो क्या लिखा फ्रेंड्स? इट इज डिसाइडेड टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब मैंने बताया था फ्रेंड्स। सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है कि हमने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, तो हमने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया और उसमें हम क्या करेंगे? उसमें इक्वल अमाउंट एवरी ईयर हम बैंक में इन्वेस्ट करें। तो पढ़ो लिखा है बाय इन्वेस्टिंग ए फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर। लिखा है ना, बाय इन्वेस्टिंग ए फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर। मतलब हर साल हम बैंक में इक्वल अमाउंट एवरी ईयर बैंक में इन्वेस्ट करते जाएंगे और इतना अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करना है ताकि 5 साल के बाद हमको बैंक से कितना मिले? 60 लाख रुपए मिल जाए। हमको 60 लाख रुपए की जरूरत कब है? आज चाहिए कि 5 साल के बाद? 5 साल के बाद हमको 60 लाख रुपए चाहिए। तो हमको जानना है कि आज से मतलब एट द एंड ऑफ एवरी ईयर हम हर साल के बैंक में कितना रुपया इन्वेस्ट करें ताकि 5 साल के बाद हमको बैंक से कितना मिले? 60 लाख रुपीज मिले। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इन सिक्योरिटीज गिविंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। देन पूछा गया ईयरली इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच। ईयरली मतलब एवरी ईयर कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो हमको बोला है कि ईयरली इन्वेस्टमेंट पूछा, मतलब हर साल कितना रुपया इन्वेस्ट करें। तो लेट्स से फर्स्ट ईयर में हमने X रुपीज़ इन्वेस्ट किया, हमको नहीं पता। सेकेंड ईयर में X रुपीज़, थर्ड ईयर में X रुपीज़, फोर्थ ईयर में X रुपीज़, फिफ्थ ईयर में X रुपीज़। तो एवरी ईयर हम X रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट करते जा रहे और इतना अमाउंट हम मतलब इन्वेस्ट करें ताकि 5 साल के बाद हमको बैंक से कितना मिले? 60 लाख रुपए मिले। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? अंदर से क्या आ रहा है? यस के नो? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल है। तो क्वेश्चन किसका हुआ? एन्युटी का। हाँ, क्वेश्चन एन्युटी का है। बोला प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर वैल्यू। क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। हाँ, तो फ्रेंड्स हमने बताया जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको पैसे कब मिलेंगे? आज मिलेंगे कि फ्यूचर में मिलेंगे? फ्यूचर में। हमने बताया ऑल इन्वेस्टमेंट केसेस आर कवर्ड इन फ्यूचर वैल्यू। मुझे बताया फ्रेंड्स 60 लाख रुपए हमको कब मिलेंगे बैंक से? आज मिलेंगे कि 5 साल के बाद? 5 साल के बाद। तो बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। लगाओ फ्रेंड्स फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 + r⁻n-1/r। यही फॉर्मूला है ना? हाँ, अप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स फ्यूचर वैल्यू कितना है? फ्यूचर में कितना मिलने वाला है? 60 लाख रुपए मिलने वाले हैं ना। हाँ, फ्यूचर में हमको कितना मिलना है? 60 लाख रुपए। तो फ्यूचर वैल्यू 60 लाख रुपए। एन्युटी कितना? X फाइंड करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला? 10%। 10% बोला तो 1.10। 10% मतलब 10/100, 0.10 + 1। स्मॉल r 0.10 हुआ, 1 + r मतलब 1.10 हुआ। n कितना है? 5 है, -1 है, डिवाइड बाय r कितना? 0.10 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब गौर से देखो, गौर से। तो देयरफॉर 60 लाख इज इक्वल टू x इंटू, अब गौर से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है? 1.10⁵ है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 1.10⁵ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे दी है। सर कहाँ दी है? देखो अब यहाँ पे 1.1 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है? 1.6। ये वैल्यू दे दी है ना। हाँ, जब वैल्यू दे दी है तो जो वैल्यू दी है वो लेना है, नहीं तो हम तो क्या होगा? हमारा राउंडिंग ऑफ की वजह से अपना आंसर डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे दे दिया है कि 1.1⁵ की वैल्यू कितनी? 1.6 है। तो हम कितना लिखेंगे? 1.6 ही लिखेंगे। तो ये 1.10 मतलब 1.1 ही हुआ, तो 1.1 की पावर 5 मतलब 1.6। तो यहाँ पे लिखो क्या आएगा? 1.6 - 1 डिवाइड बाय 0.10। उठाओ कैलसी। अगर मैं कैलसी उठाऊं तो गौर से देखो 60 लाख
इज इक्वल टू x इंटू बोलो 1.6 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.10 करके देखो तो 1.6 लिखा -1 किया डिवाइड बाई 0.10 किया तो कितना है 6 आया तो इंटू 6। अब ये 6 का है मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में तो 60 लाख डिवाइड बाई 6 कर दो तो क्या आएगा फ्रेंड्स 10 लाख। सो अपना आंसर आएगा 10 लाख। मतलब हर साल हमको कितना रुपये बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 लाख रुपीस। समझ गए इतना? तो ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 10 लाख। मतलब हर साल अगर हम बैंक में 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें 5 साल तक तो 5 साल के एंड में हमको बैंक से कितना अमाउंट मिलेगा 60 लाख रुपीस मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? पक्का है फ्रेंड्स? तो मुझे बताओ, देख लो पूरा क्वेश्चन एक साथ में देखना हो देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए में हर साल बैंक में इन्वेस्ट करें तो 5 साल के बाद हमको बैंक से कितना मिलेगा 60 लाख मिलेगा। तो ईयरली इन्वेस्टमेंट पूछा तो क्या आएगा 10 लाख रुपीस। तो बोल अपना फाइनल आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का मैं बोलूँ तो ऑप्शन ए 10 लाख इज ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखो 15 क्वेश्चन 15 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है? If an investment of rupees 60,000 and 70,000 respectively yields an income of 5750 and 6,500, then investment of 90,000 would yield income of how much? क्या कहना चाह रहा है ध्यान से पढ़ो। If an investment of rupees 60,000 and 70,000 respectively yields an income of 5750 and 6,500, then investment of 90,000 would yield income of how much? मतलब अगर हम बिजनेस के अंदर 60,000 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं ना तो 5750 की इनकम होती है और 70,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6,500 की इनकम होती है। तो 90,000 के इन्वेस्टमेंट पे इनकम कितनी होगी ऐसा हमको पूछा है। सॉल्व करो, लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखो ये कौन सा 15 नंबर था ना 14 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है। देखो इन्वेस्टमेंट और इनकम की बात हो रही है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट और इनकम। अब क्या लिखा है, अगर हम 60,000 का ये है इन्वेस्टमेंट और ये है इनकम। अगर हम 60,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम कितनी होती है 5750। और अगर हम 70,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी इनकम होती है 6,500। ठीक है, तो हमको पूछा क्या है तो 90,000 के इन्वेस्टमेंट पे इनकम कितनी होगी ऐसा पूछा है। 90,000 के इन्वेस्टमेंट पे इनकम कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है? पहले 60,000 का इन्वेस्टमेंट करते तो इनकम 5750 70,000 के इन्वेस्टमेंट पे 6,500 है तो 90,000 के इन्वेस्टमेंट पे इनकम कितनी होगी। अभी खास ध्यान समझो। अब मुझे बताओ 60,000 और 70,000 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा। 60 से 70 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा 10,000 बढ़ा ना। हाँ, तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ता है तो सामने हमारी इनकम कितनी बढ़ी 750 बढ़ी ना। हाँ, मतलब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ता है तो सामने हमारी इनकम 750 बढ़ती है। पक्का है? और मुझे 70 से 90 मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा 20,000 बढ़ा ना। तो सामने हमारी इनकम कितनी बढ़ेगी। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ता है तो हमारी इनकम 750 बढ़ती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट अगर 70 से 90 मतलब 20,000 बढ़ा तो सामने इनकम कितनी बढ़ेगी करके देखो। 10,000 पे 750 तो 20,000 पे कितना, तो अपना आंसर आएगा 1500 करके देख लो। अपना आंसर क्या है 1500 अपना आंसर आएगा। तो 1500 से अपनी इनकम बढ़ेगी तो अपनी इनकम थी कितनी 6,500। 1500 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8,000।
तो 90,000 के इन्वेस्टमेंट पे अपनी इनकम हो जाएगी 8,000। नहीं समझे, 60 से 70 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 10,000। अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ता है तो सामने इनकम कितनी बढ़ती, 750। अब यहाँ पे 70 से 90 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 20,000। तो अगर इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ता है तो इनकम 750 बढ़ती, तो इन्वेस्टमेंट 20,000 बढ़ेगा तो सामने इनकम कितनी बढ़ेगी, 1,500 बढ़ेगी। तो अपना इनकम कितना हो जाएगा, 8,000। अब आप बोलोगे सर इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया। पहली बात ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है ना, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन इक्वेशन चैप्टर का है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नहीं, इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कोई भी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्वेशन चैप्टर का इक्वेशन का है, इसलिए हम पर हम क्या करें, इक्वेशन के मेथड से नहीं किया, हमने कॉमन सेंस मेथड से सॉल्व किया इसको, सामान्य बुद्धि कॉमन सेंस अप्लाई करके बताया हमने आपको। इसको इक्वेशन की मेथड से करो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, बट उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करना है। यहाँ पे 60 से 70 मतलब इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 10,000। तो इन्वेस्टमेंट 10,000 बढ़ता है तो इनकम कितनी बढ़ती है, 750। तो इन्वेस्टमेंट 90,000 बढ़ा तो 20,000 बढ़ा तो इनकम कितनी होगी। क्लियर फ्रेंड। सर कैसे पता चला यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, नहीं दिया है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट में पूछा है। तो जब टाइम वैल्यू मनी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन टाइम वैल्यू मनी का है कि नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है 100%। हाँ तो ये अपना आंसर आके 90,000 के इन्वेस्टमेंट पर इनकम कितनी हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे इज ए करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी बॉम्बे 8,000 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, उसका अपना आंसर कितना आया था, 5.1% आया था, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 क्या कहना चाह रहा है। सर क्वेश्चन 16 कब सॉल्व किया था, जब हमने आगे क्लास वर्क के अंदर जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तब हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लिया था। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। उसमें लिखा है व्हाट इज एंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट इन 2 ईयर्स। क्या लिखा, डबल्स एंड इन्वेस्टमेंट इन 2 ईयर्स, मतलब इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है कितने टाइम में, 2 साल में। अगर 2 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल डबल हो जाए तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर फाइंड करना है, कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं। कितने साल, 2 साल में डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, डबल का मतलब है 100 का 200। अगर हम 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल में हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 से 200 हो जाएगा कितने साल में, 2 ईयर्स में। ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देयरफॉर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू एन, ये फॉर्मूला है। इसमें अमाउंट कितना है 200, प्रिंसिपल कितना है 100, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर। आर कितना है फ्रेंड्स, अपना आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो आर हमको नहीं पता, हमको फाइंड करना है 1 प्लस आर। एन कितना है 2 है तो 2 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब मुझे बताइए 100 का है मल्टीप्लाई में ना, 100 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 200 अपॉन 100 कर देंगे तो कितना आएगा 2, 200 अपॉन 100 कर दो कितना आएगा 2 आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू 2। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है 100% है। अब क्या करेंगे, गौर से देखो, गौर से 1 प्लस आर का स्क्वायर है ना, अब ये देखो स्क्वायर है ना, हाँ ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो कर दो। सो देयरफॉर √2 स्क्वायर रूट में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर। अब जो करे कैलसी करे, 2 का रूट निकाल दो, 2 लिखा, रूट का बटन दबाया तो कितना 1.41421 है ना, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी भी है, वैसे हम लिख भी सकते हैं 1.41421, ऐसा है, हाँ है। और ये +1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू आर स्मॉल आर, तो ये कितना आएगा 0.41421 इज इक्वल टू आर। अब हमको अब हम ये तो क्या स्मॉल आर है ना, हमको तो क्या चाहिए कैपिटल आर चाहिए, मतलब हमको आंसर किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इनटू 100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा इनटू 100 कर दो 41.421, इसको आगे भी लिखूँ तो 0.4142135 ऐसा दिया है,
तो ये कितना 41.42135% इज इक्वल टू आर। अगर पूरा लिखना हो तो पूरा कैलसीबर के तो अपना इतना आएगा। तो अपना कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना 41.42135% आ गया। तो अपना आंसर क्या आएगा 41.42135% की मैं बात करूँ तो अपना आंसर आएगा कैपिटल आर। ओके फ्रेंड्स, अपना आंसर आया 41.42135% अपना आंसर आ गया। पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिखाना चाहूँ तो आपको देख लो, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, देख लो एक बार ध्यान से। क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है 100%। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए इसका ऑप्शन की बात कर तो ऑप्शन क्या आएगा 41.42135%, मतलब ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ये हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ये भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, और हमारा अपना आंसर ऑलरेडी आ चुका है। अपना आंसर क्या है ऑप्शन सी 9.38% है, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। कब सॉल्व किया सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, हाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप वहाँ पे देख सकते हो क्लास वर्क के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूँ तो 19 देख लो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमको लिखा है, देखो ध्यान से, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 3% भी 101.5, देन व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 3% से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 101.5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ऐसा पूछा है 19 नंबर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 19 नवकर्ष पैनल में होमवर्क उनमें क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं, और इसमें हमको क्या दिया है, देखो खास ध्यान से, हमको ऐसा लिखा है कि 3% से 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 3% पर एनम, एन इज इक्वल टू कितना 2 ईयर्स। टू ईयर्स 3% से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दिया है 101.5, देन उसी 3% पर एनम से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ऐसा हमको पूछा है। प्रिंसिपल नहीं दिया, खाली इतना बोला है 3% से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 101.5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब दो तरीके से इसको कर सकता है। एक तरीका तो क्या है, पहले मैं प्रिंसिपल फाइंड करूँ, फिर प्रिंसिपल के ऊपर से 3% से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ, है ना। दूसरा तरीका क्या, एकदम सिंपल तरीका मैं बताऊँ तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम प्रिंसिपल अमाउंट इज 100। लेट एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 है, ऐसा मान लेते हैं। अब प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, प्रिंसिपल को 100 एज्यूम करके के बाद पहले अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, हाँ, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, हाँ, फिर इतने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना सिंपल इंटरेस्ट, तो जो एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है 101.5, उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है ना। तो 100 रुपीज़ पे पहले 3% से 2 ईयर का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, फिर 100 रुपीज़ का 3% से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर इतने कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना सिंपल इंटरेस्ट, तो 101.5 कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट करो। तो पहले क्या करेंगे, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, बोलो पी कितना, प्रिंसिपल 100 है, हाँ पी प्रिंसिपल 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 3%, दो साल का ना, तो +3% कितनी बार, 2 बार। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उठाओ कैलसी। अगर मैं इसकी अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट कितना आएगा, करो उठाए कैलसी, 100 + 3% 2 बार, तो कितना आया 106.09, ये अमाउंट आया, माइनस प्रिंसिपल कितना 100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 6.09, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालो 100 रुपीज़ का। सिंपल इंटरेस्ट की बात करो तो 100 रुपीज़ का 3% से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें तो कितना आएगा 6 रुपीज़ आएगा, ठीक है।
ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09 और ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 6 रुपीज़। अब सिंपल तरीका क्या करना है, यहाँ पे लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ लिखो सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 6.09 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 6, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 101.5, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना ये फाइंड करना अपने को, तो कर दो यहाँ पे लिख दो कंपाउंड इंटरेस्ट 101.5। तो कितना आएगा सिंपल, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको डिवाइड में, तो कितना आएगा 101.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 6.09, ऐसा किया तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 100। करके देख लो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 100 आया। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो सिंपल इंटरेस्ट अपने कितना आया 100 आया। तो अपना सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो अपना सिंपल इंटरेस्ट का अपना आंसर कितना है फ्रेंड्स 100 आया। अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिखाना चाहो तो देख लो एक बार ध्यान से। 19 नंबर ये आपके सामने है। पहले क्या किया 3% से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो देखो पहले ध्यान से, पहले 3% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, प्रिंसिपल को 100 एज्यूम करा, फिर 3% से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6.09, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6 आया। अब 6.09 कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो सिंपल इंटरेस्ट 6 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 101.5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो अपना आंसर कितना आया 100 आया। अगर मैं पूरा ऑप्शन दिखाऊं आपको तो कौन सा आएगा 100, मतलब कौन सा ऑप्शन, अरे सर ऑप्शन आएगा ए, 100 इज ए करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 19 का आंसर ऑप्शन ए 100 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है 100%। बढ़े आगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो क्या लिखा देखो ध्यान से, इसमें से लिखा है सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ए सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम। ओके, ए सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 20% पर, मतलब हमने कुछ पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए हैं, कितना 20% से 2 साल के लिए। और क्या लिखा है, इट वुड अर्न 482 मोर इफ द इंटरेस्ट वेयर पेबल हाफ ईयरली देन इट वेयर पेबल ईयरली। क्या लिखा है, हमने कुछ पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए 20% से 2 साल के लिए, और क्या लिखा है, इट वुड अर्न रुपीज 482 मोर इफ द इंटरेस्ट वेयर पेबल हाफ ईयरली देन इट वेयर पेबल ईयरली। मतलब अगर हम ईयरली के बजाय हाफ ईयरली पे पैसा इन्वेस्ट करते ना तो हमको इंटरेस्ट 482 रुपीज ज्यादा मिलता, ऐसा लिखा है। हाँ, तो क्या पूछा, देन सम इज हाउ मच, सम पूछा है मतलब प्रिंसिपल पूछा है। ओके चलो कैसे करेंगे मुझे बताओ, गौर से देखो, गौर से। गौर से देखो, गौर से। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ 9 का स्पेल में होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या 2 सिचुएशन है, एक जगह है कंपाउंडेड ईयरली और एक जगह है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, बट एक में कंपाउंड ईयरली है, एक में कंपाउंड हाफ ईयरली है। कंपाउंड हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, k इज इक्वल टू 2 है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है 2 इयर्स का, r कितना है 20% पर एनम और n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। यहाँ पे भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20% पर एनम पर n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अब यहाँ पे कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ईयरली रेट को हाफ ईयरली रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स का नंबर ऑफ हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो r डिवाइड बाई k और n मल्टीप्लाई बाई k, तो r कितना आएगा 10% पर हाफ ईयर और n इज इक्वल टू 2 2 4 हाफ ईयर। मतलब हमने ईयरली रेट को हाफ ईयरली रेट में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ ईयर को नंबर ऑफ हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या बोला है, अब हमको बोला है कि यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस
क्या लिखा, इट वुड अर्न ₹482 मोर इफ द इंटरेस्ट वर पेबल हाफ ईयरली देन इट वर पेबल ईयरली। मतलब अगर हम वही पैसा ईयरली के बजाय हाफ ईयरली पे पैसा इन्वेस्ट करें ना तो हमको इंटरेस्ट ₹482 ज़्यादा मिलेगा, ऐसा ना। तो कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा ना ईयरली के बजाय। मतलब दोनों के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है, ₹482 डिफरेंस है। यस के नो, यस, डिफरेंस 482 है। तो हमको क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो हमको पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है ना, हाँ। तो हमने क्या बताया, जब भी आपको दो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हो, हमने क्या बताया था फ्रेंड्स, आपको याद करो कि जब भी आपको दो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हो और प्रिंसिपल पूछा हो तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम प्रिंसिपल अमाउंट इज 100। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 100 एज्यूम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 एज्यूम करना है। तो 100 एज्यूम करना है तो क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल को 100 एज्यूम कर लो। तो लेट्स से प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 100। यहाँ पर भी आपने प्रिंसिपल 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो दोनों के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना, 482 आई आता है, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को प्रिंसिपल 100 एज्यूम किया। अब क्या करें, पहले ईयरली का इंटरेस्ट निकालो, हाँ, फिर हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकालो, हाँ, फिर डिफरेंस निकालो, हाँ, फिर इतना डिफरेंस प्रिंसिपल 100 है तो जो एक्चुअल डिफरेंस है 482, तो उस पर प्रिंसिपल कितना है ना। चलो करो। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले ईयरली का इंटरेस्ट निकालना है, हाँ। तो यहाँ पे लिखो ईयरली, तो उसमें प्रिंसिपल कितना है, अरे प्रिंसिपल तो 100 है, हाँ। अब ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो तो ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, है ना। तो 20% दो बार ऐड कर देंगे, तो कर दो 100 प्लस 20% कितनी बार, 2 बार अगर आप ऐड कर दो तो आपका अमाउंट कितना आएगा, उठाओ कैलसी। तो 100 प्लस 20% 2 बार, तो अपना अमाउंट कितना आ गया, 144 आ गया, हाँ। हमारा अमाउंट आया 144 माइनस प्रिंसिपल कितना 100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 44 रुपीज़ आया। मतलब ईयरली हो ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना आया, 44 रुपीज़ आया। अब हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से पढ़ो। हाफ ईयरली में इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो बोलो पहले प्रिंसिपल कितना है, 100 है, हाँ। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, चलो हाफ ईयरली की बात करो तो हाफ ईयरली के अंदर देख लो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कितना है, 10% पर हाफ ईयर, और n इज इक्वल टू 4 हाफ ईयर, तो ऐड कर दो। तो 10% 4 हाफ ईयर ना, फर्स्ट हाफ ईयर में 10%, सेकेंड हाफ ईयर में 10%, थर्ड हाफ ईयर में 10%, फोर्थ हाफ ईयर में 10%, एवरी हाफ ईयर 10%, 10%, 10%, 4 बार ऐड कर दो, कर दिया। अब उठाओ कैलसी, ये उठाया कैलसी, पहले लिखो 100 लिखा, अब प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10%, तो आप देख सकते हो अमाउंट आ रहा है 146.41। अपना अमाउंट कितना है, 146.41 है, माइनस क्या कर दो, प्रिंसिपल कितना 100, हाँ। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 46.41। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 46.41, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड, सिंपल बोलो, ईयरली के अंदर हमारा ईयरली के अंदर इंटरेस्ट कितना आया, 44 आया, और हाफ ईयरली में इंटरेस्ट कितना आया, 46.41 आया। तो दोनों में डिफरेंस कितना, डिफरेंस निकालो ना, डिफरेंस निकालो। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो देयरफॉर डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस जब भी निकाले तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 46.41 माइनस 44, तो डिफरेंस कितना है, 2.41 डिफरेंस आया। अब क्या करेंगे, अब यहां लिखो आप डिफरेंस, और यहां लिखो प्रिंसिपल। डिफरेंस कितना, 2.41 डिफरेंस है ना, तो 2.41 डिफरेंस हो तो प्रिंसिपल कितना 100, तो एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 482 का डिफरेंस है।
तो एक्चुअल में तो हमारा 482 का डिफरेंस, तो 482 के डिफरेंस पे प्रिंसिपल कितना, तो क्या करेंगे 2.41 पे 100, तो 482 पे कितना, तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई 482 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.41 कर दो, तो देयरफॉर प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 482 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.41, तो अपना आंसर आएगा 20,000। करके देख लो, तो P प्रिंसिपल कितना आया 20,000 आया। तो P पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपना कितना आएगा 20,000। देख लो गौर से देख लो क्या किया हमने, पहले देखो सबसे पहले क्या किया है, हमको ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस दिया है, तो क्या करना, जब भी मैंने बताया जब भी आपको दो इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हो, प्रिंसिपल पूछा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 एज्यूम करके पहले क्या किया, पहले ईयरली का इंटरेस्ट निकाला 44 आया, हाफ ईयरली का इंटरेस्ट निकाला 46.45 आया, डिफरेंस निकाला 2.41 आया, फिर इतने डिफरेंस से प्रिंसिपल 100 है, तो एक्चुअल डिफरेंस से प्रिंसिपल कितना, अपना आंसर 20,000 आ गया। पक्का है फ्रेंड्स, क्लियर इतना। तो अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा आएगा 20,000, मतलब ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 20 अपना कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे 20 के बाद, देखो क्वेश्चन नंबर 21। होमवर्क 1 में देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है। एक कंपनी सेट असाइड ए सम ऑफ रुपीज 45,000 एनुअली फॉर 9 ईयर्स। एक कंपनी हर साल बैंक में 45,000 रुपीज सेट असाइड मतलब इन्वेस्ट कर रही है। एक कंपनी सेट असाइड सम ऑफ रुपीज 45,000 एनुअली फॉर 9 ईयर्स। कंपनी हर साल 45,000 बैंक में इन्वेस्ट करी, कब तक, 9 साल तक। ओके, फिर क्या के लिए, टू पे ऑफ ए डिबेंचर इश्यू ऑफ 5 लाख। क्यों, क्योंकि कंपनी को डिबेंचर ऑर्डर का पेमेंट करना है, कितने, 5 लाख रुपए का करना है, कब, 9 साल के बाद। फिर क्या लिखा है, इफ द फंड एक्यूमुलेट्स एट 6% पर एनम, फाइंड द सरप्लस आफ्टर फुल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इशू। ओके, तो एक कंपनी है वो हर साल बैंक में 45,000 इन्वेस्ट करी, कब तक, 9 साल तक। 9 साल के पास को जितना भी अमाउंट मिलेगा उसमें से वो 5 लाख का डिबेंचर इशू का पेमेंट कर देगी, और 5 लाख का पेमेंट इशू करने के बाद जो बचेगा ना वो क्या होगा, सरप्लस। तो क्वेश्चन में वही पूछा, फाइंड द सरप्लस आफ्टर फुल रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इशू। तो सॉल्व करो होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 21। होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर देखो 21। बोलो फर्स्ट ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, 45,000। सेकेंड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, 45,000। थर्ड ईयर में कितना इन्वेस्ट किया, 45,000। एवरी ईयर 45,000 इन्वेस्ट करना है, कितने साल तक, 9 ईयर्स तक। तो बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी। यस, कैसे मालूम पड़ा, अरे सर हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हाँ हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल है, तो क्वेश्चन हो गया ना एन्युटी का। हाँ देख लो ध्यान से, क्वेश्चन एन्युटी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो हमको पैसे कब मिलेंगे, फ्यूचर में। मैंने बताया ऑल इन्वेस्टमेंट केसेस आर कवर्ड इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसे कब मिलेंगे, बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो लगा दो फॉर्मूला, तुम्हारा फॉर्मूला आएगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 + r⁻n-1 अपॉन r, यही फॉर्मूला है ना फ्यूचर वैल्यू का। हाँ लगा दो, तो क्या आएगा, एन्युटी कितना आएगा 45,000 इंटू 1 + r⁻n। r कितना है अपने में बात करूँ तो, r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% पर एनम है ना, तो लिख दो 6% है, तो 6% मतलब 6/100 तो 0.06, ये मान पड़ा 0.06 + 1 तो 1.06, और उसके बाद n कितना 9, तो कर दो -1 जो r कितना 0.06, उठाओ कैलसी। सो देयरफॉर क्या आएगा, फ्यूचर वैल्यू। देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, करके देखो, उठाओ कैलसी। पहले क्या करें, पहले करेंगे 1.06 की पावर 9 मतलब कैलसी भी कितना आना चाहिए 10, तो कर दो 1.06 लिखा कैलसी में, लिखा। अब उसकी पावर कितनी करनी, 9 करनी, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना 10, 9 मतलब कैलसी पे 10 आ गया, हाँ आ गया। अब क्या करूँ, -1 तो -1 कर दो, कर दिया, डिवाइड बाय 0.06, डिवाइड बाय 0.06, ये भी हो गया, हाँ
अब जो भी अपना आंसर है इंटू 45,000, तो इंटू 45,000 अगर कर दो तो अपना आंसर आ रहा है 5,17,109, 5,17,109। तो मतलब 9 साल के बाद हमको इतना पैसा मिलेगा ना। हाँ, अब हमको क्या पूछा, सरप्लस। अब इसमें से हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे ना। तो हमको क्या पूछा है, सरप्लस पूछा है। तो देयरफॉर सरप्लस इज इक्वल टू, मिला कितना, 5,17,109, उसमें से डिबेंचर का पेमेंट कितना किया, 5 लाख। तो सरप्लस कितना बचेगा, 17,109 का सरप्लस बचेगा। यही तो पूछा है, 17,109। तो अपना आंसर क्या है, सरप्लस कितना आएगा, 17,109 ये सरप्लस आएगा। पूरा क्वेश्चन एक साथ में देखना हो तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। तो ये क्वेश्चन 21 आपके सामने फ्रेंड, ध्यान समझो। क्लियर है, सरप्लस कितना आ गया, सरप्लस पूछा तो सरप्लस कितना है, 17,109 अपना सरप्लस आ गया। तो अगर मैं ऑप्शन की बारे में बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 17,109 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है, लॉक कर दिया जाए। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, उसके जैसा ही था। मैं आपको बता दूं, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 13 किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 13। बस क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 22 सेम ही है, खाली अमाउंट चेंज करिए, देखो बाकी सेम टू सेम है। क्या लिखा है बोलो, ए कंपनी में ऑब्टेन अ मशीन आइदर बाय लीजिंग इट फॉर 5 years और यूजफुल लाइफ एट एन एनुअल रेंट ऑफ ₹2,000 और बाय परचेसिंग इट फॉर ₹8,100। मतलब मशीन की बात करें, मशीन हमको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो मशीन लीज पे ले लें, मशीन लीज पे लेंगे तो कितना आएगा, ₹2,000 हमको पे करना पड़ेगा, कब तक, 5 साल तक। या फिर मशीन परचेज कर ले, मशीन परचेज कर तो कितना पे करना पड़ेगा, 8,100, है ना। तो हमने आपको बताया था, दो ऑप्शन को कंपेयर करना है तो बेस सेम करना पड़ेगा। परचेज करेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, 8,100, वो कब पे करना पड़ेगा, आज की तारीख में। और लीज पे लेंगे तो 2,000 कब तक, 5 साल तक। तो वो तो क्या है, एन्युटी, उसकी भी क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर कंपेयर करो और फिर आपको बताना है, इफ मशीन कैन बी बोरोड एट 10% पर annum, विच अल्टरनेटिव इज प्रेफरेबल। क्या करना चाहिए, परचेज करें या लीज पे लें, ऐसा हमको पूछा है, ठीक है। करो होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूं। होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 22, बोलो। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, परचेज करें, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, परचेज ऑफ मशीन। अगर हम मशीन परचेज करते हैं तो हमको आज की तारीख में कितना पे करना पड़ेगा, 8,100। मतलब वो तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेजिंग ए मशीन। कितना, 8,100 रुपीज़। तो परचेज करेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितना, 80, मतलब परचेज करो तो आज की तारीख में कितना पे करना पड़ेगा, 8,100। अब क्या करें, ऑप्शन बी, लीज पे ले लो। ऑप्शन बी, लीज पे लें। अब लीज पे लो तो कितना पे करना, 2,000 रुपीज़ एवरी ईयर फॉर 5 years, ऐसा ना। हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर पे कितना पे करना पड़ेगा, 2,000, सेकेंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 2,000, एवरी ईयर कब तक, 5 साल तक, एवरी ईयर 2,000 2,000 2,000।
मुझे बताओ फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर सेल्फ, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? यस, हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, हर इंस्टॉलमेंट का टाइम के इक्वल, तो क्वेश्चन किसका हुआ है? एन्युटी का। और हर एक तो प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर वैल्यू। बोलो, परचेज में हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू दिया है ना, तो लीजिंग में भी क्या फाइंड करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। कंपैरिजन करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग ए मशीन फाइंड करो। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग ए मशीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योर इजी क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? यस, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला एन्युटी इंटू PVIFA एट द रेट ऑफ, क्या रेट है बोलो? रेट की बात करो तो देख लो रेट कितना है इसमें। रेट है 10% पर एनम, ठीक है, तो कर दो 10% एट द रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। अब मुझे बता एन्युटी कितना है? 2000 है ना? हाँ 2000 है। PVIFA कैसे निकालू? 1 डिवाइड बाई 1.10, 1 डिवाइड बाई 1.10, बाद में इज इक्वल टू कितना? 5, मतलब कैलसी पे कितना? 7, फिर क्या करेंगे? GT, तो 1 डिवाइड बाई 1.10, बाद में इज इक्वल टू कितना? 5, मतलब कैलसी पे कितना? 7, 1 डिवाइड बाई 1.10, बाद में इज इक्वल टू कितना? 5, मतलब कैलसी पे कितना? 7, फिर क्या करेंगे? GT करो, उठाओ कैलसी, तो 1 डिवाइड बाई 1.10 किया, बाद में इज इक्वल टू कितना? 5, मतलब कैलसी पे कितना? 7, फिर क्या करूँ? GT किया और इंटू 2000 कर दो, तो कितना है? 7582 आ गया। यस, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 7582। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 7582। अब बोलो, परचेज कर तो कितना पे करना पड़ेगा आज की तारीख में? 8100। लीज पे ले तो कितना पे करना पड़ेगा? 7582। तो बोलो कौन सा ऑप्शन चीपर है? अरे सर लीज पे लेना चाहिए ना, 7582, लीजिंग इज प्रिफरेबल, तो अपना आंसर क्या आएगा? सस्ता कहाँ पे पड़ेगा? लीजिंग इज प्रिफरेबल। कितना सेविंग होगा? 518 का सेविंग होगा। पूछा हो तो 8100 माइनस 752, पर वो पूछा नहीं, खाली क्या पूछा है? विच वन इज प्रिफरेबल, तो लीजिंग इज प्रिफरेबल, ठीक है। तो लीजिंग इज प्रिफरेबल मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, पक्का है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखो 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है? ए पर्सन ओपनड ए सेविंग बैंक अकाउंट 4 मंथ एगो। एक पर्सन ने अकाउंट सेविंग अकाउंट ओपन किया, कब ओपन किया? 4 महीने पहले अकाउंट ओपन किया था। विच हैड नाउ ए बैलेंस ऑफ 21,300, आज की तारीख में उसमें बैलेंस कितना है? 21,315। बोले ये प्रिंसिपल है क्या अमाउंट है? अमाउंट है ना, किस समझ पड़े? 4 महीने बाद का वैल्यू है ना, तो अकाउंट का ओपन किया था 4 महीने पहले, तो 4 महीने पहले जो डिपॉजिट किया होगा ना वो प्रिंसिपल होगा, 4 महीने बाद मतलब आज की जो अमाउंट है वो अमाउंट है। और इफ द बैंक पेज 4.5% सिंपल इंटरेस्ट, क्वेश्चन किसका है? सिंपल इंटरेस्ट का है। देन हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिट बाई इनिशियल, तो स्टार्टिंग में उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा, मतलब क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो कर दो होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 23। नवकाश पाल में होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है? कितना अमाउंट है? 21,315, 4 महीने के बाद का बैलेंस है ना? हाँ 21,315, तो अमाउंट आपको दिया 21,315। पी प्रिंसिपल पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 4.5% सिंपल इंटरेस्ट और एन 4 मंथ है। 4.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और एन इज इक्वल टू 4 मंथ, तो 4/12 है ना। पी पूछा है। अब यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ? क्या फॉर्मूला है हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल वाला? हाँ, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस RN/100, सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो 1 प्लस RN/100 आता है, ठीक है। तो कर दो, अमाउंट कितना है? 21,315 लिखा, पी कितना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1 प्लस ऐसे ही लिखा अपॉन 100 ऐसे ही लिखा, RN, R कितना है और N कितना है मैं बात करूँ तो R दिया है 4.5%, नीचे अपन में 100 लिखा, तो परसेंट लाने की जरूरत नहीं है, इंटू N कितना 4 अपन में 12, 4 मंथ इसलिए अपन में 12 किया और परसेंटेज नहीं लगा इसलिए अपन में 100 किया, ठीक है। चलो गौर से देखो, गौर से
सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा 21,315, तो हमने ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू पी, ऐसे ही लिखा। अब यहाँ गौर से देखो, बोलो 4.5 इंटू 4 करो। अरे सर 4.5 इंटू 4 किया 18 आया। 18 डिवाइड बाई 1200 करो, डिवाइड बाई 1200 किया सर 0.015 प्लस 1 प्लस कर दो, तो ये कितना 1.015। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है ना, हाँ ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, किसके डिवाइड में 21,315 के, तो अपना आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 21,315 उसके डिवाइड बाय 1.015 इज इक्वल टू पी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। 21,315 डिवाइड बाय 1.015 इज इक्वल टू पी, तो कर लो 21,315 डिवाइड बाई 1.015, तो कितना 21,000, तो अपना प्रिंसिपल आएगा तो अपना पी प्रिंसिपल कितना है 21,000, मतलब स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया होगा, अगस्त 4 महीने पहले 4 महीने अकाउंट बैंक में 21,000 बैंक में डिपॉजिट किया होगा, तो 4 महीने के बाद कितना मिलेगा 21,315। बोलो कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, तो अपना आंसर क्या है 21,000। पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिखाना हो तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है, 100% लॉक कर दिया जाए इतना, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर देखो 23 के बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में क्या कहना चाह रहा है, मोहन डिपॉजिट्स ₹500 इनटू एन अकाउंट पेइंग 8% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, मोहन ने कितने रुपए डिपॉजिट किए, ₹500 बैंक में डिपॉजिट किया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। ही मेक्स 2 मोर डिपॉजिट ऑफ 1,000 ईच, बाद में उसने हजार रुपये 2 बार और डिपॉजिट किए, फर्स्ट आफ्टर 3 मंथ एंड सेकेंड आफ्टर 6 मंथ, पहला 3 महीने के बाद और दूसरा 6 महीने के बाद। तो पूछा क्या है, हाउ मच विल बी इन हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में उसके अकाउंट में कितने रुपए जमा होंगे, ऐसा पूछा है। इफ़ ही मेक्स नो अदर डिपॉजिट ऑफ विड्रॉवल ड्यूरिंग द टाइम। ओके, तो मोहन ने पहले 500 रुपये डिपॉजिट किया, फिर हजार रुपये 2 बार और डिपॉजिट किया, पहला 3 महीने के बाद दूसरा 6 महीने के बाद। तो पूछा ईयर के एंड में उसके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट होगा, कितना अमाउंट मिलेगा, ऐसा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, चलो नवकाश वाले में होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 24 देखो, मोहन की बात हो रही, मोहन की। चलो मान लेते 1/1/2000 के दिन मोहन ने डिपॉजिट किया, मोहन डिपॉजिट्स ₹500, मोहन ने 500 रुपये डिपॉजिट किए। फिर क्या लिखा है, एंड ही मेक्स 2 मोर डिपॉजिट ऑफ 1,000 ईच, फर्स्ट आफ्टर 3 मंथ एंड सेकेंड आफ्टर 6 मंथ, पहला 3 महीने के बाद 1,000, फिर दूसरा 6 महीने के बाद 1,000। तो 3 महीने बाद मतलब क्या आएगा, 1/4/2000 के दिन फिर डिपॉजिट किया, कितना 1,000, फिर 6 महीने बाद, कहाँ से, स्टार्टिंग से 3 महीना, स्टार्टिंग से 6 महीना, तो स्टार्टिंग से 6 महीना क्या होगा, 1 जुलाई 2000 के दिन फिर डिपॉजिट किया 1,000। ओके, तो पूछा गया ईयर के एंड में कितना बैलेंस होगा, ऐसा पूछा ना। ईयर का एंड कब आएगा मुझे बताओ पहले तो, ईयर कब एंड कब आएगा, 31 दिसंबर को आएगा ना। हाँ, तो 31 दिसंबर 2000 के दिन कितना बैलेंस होगा, बैलेंस पूछा है। तो प्रिंसिपल तो कितना होगा, प्रिंसिपल तो होगा 2,500। हाँ, अच्छा इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा ना इंटरेस्ट, हाँ कितना मिलेगा इंटरेस्ट बताओ। इसमें क्या है बोलो, ये पहला 500 रुपये कब डिपॉजिट किया, ईयर की स्टार्टिंग में ना। हाँ, तो 1/1/2000 से 31 दिसंबर 2000, इस पर कितना पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना। हाँ, इसे पूरे साल का, तो कर दो, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है बोलो। तो 8% से पूरे साल का इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो 500 का 8% से 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालूं तो 40 रुपीज़ इंटरेस्ट आया। अब ये दूसरा 1,000 कब किया, 3 महीने के बाद, तो इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा,
1 अप्रैल 2000 से 31 दिसंबर 2000 मतलब 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा ना, हाँ, क्यों 3 महीने तो चलेगा, तो 1000 का 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालो 8% से, तो ये कितना आएगा 1000 इंटू 8% इंटू 9 मंथ, कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। फिर ये बताओ 1 जुलाई से 31 दिसंबर मतलब 6 महीने का, तो 1000 का 8% से 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालो, तो 140, यहाँ तक ठीक है। तो मुझे क्या बोला 31 दिसंबर ईयर के एंड में कितना बैलेंस मिलेगा ऐसा पूछा है ना, तो बैलेंस मतलब क्या अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 2500 तो हमारा प्रिंसिपल है और 140 हमारा इंटरेस्ट है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 2640 अपना अमाउंट हो जाएगा। तो अपना अमाउंट कितना आएगा 2640, देख लो क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया क्वेश्चन 24, अपना आंसर 2640 इज ए करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल 2500 और इंटरेस्ट 140, तो अमाउंट कितना होगा 2640 हो जाएगा, तो क्वेश्चन 24 का आंसर 2640। तो ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी 2640 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखो। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है होमवर्क 1 के अंदर। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 ऑन वर्ड्स। सो देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 में लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹1200 टू अमाउंट 2000, कितने टाइम में जो हमारा प्रिंसिपल 1200 है वो 2000 हो जाएगा। 1200 से 2000 कितने टाइम में होगा ऐसा पूछा है। एट 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा 4 बार। तो पूछा है एन कितना होगा, कितने टाइम में एन पूछा है। करो सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लो, उसमें क्या कितने टाइम में 1200 विल अमाउंट टू 2000, मतलब आज कितना रुपये हमने बैंक में इन्वेस्ट किया 1200 रुपीज़ अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी अमाउंट 2000 कितने टाइम में होगी ऐसा पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है, और एन तो अभी एन ही है, हमको फाइंड करना है एन ईयर्स, हाँ। और कंपाउंड क्वार्टरली लिखा है, मतलब साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा 4 बार। बोलो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करेंगे हम आर डिवाइड बाई के और एन मल्टीप्लाई बाई के। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5% डिवाइड बाई 4 और एन मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ तक ठीक है। तो अपना आर कितना आएगा, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1.25% पर क्वार्टर। आर कितना 1.25% पर क्वार्टर, मतलब हमने ईयरली रेट को क्वार्टरली रेट में कन्वर्ट कर दिया 1.25% पर क्वार्टर। और एन इज इक्वल टू कितना 4 इंटू एन, तो 4n क्वार्टर्स, मतलब हमने ईयरली रेट को क्वार्टरली रेट में कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स का नंबर ऑफ क्वार्टर में। तो बोला आर कितना है, आर हमारा 1.25% पर क्वार्टर, और हमारा एन कितना है, तो हमारा एन है एन इज इक्वल टू कितना 4n क्वार्टर्स, एन इज इक्वल टू 4n क्वार्टर्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमको ए पता है, प्रिंसिपल हमारा है 1200, अमाउंट है हमारा 2000, और क्या बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 1.25% पर क्वार्टर, और एन इज इक्वल टू 4n क्वार्टर्स। तो एन पूछा है नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा, है ना। तो सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, को सॉल्व करेंगे क्या आएगा बोलो। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा अमाउंट ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r⁻n, यही फॉर्मूला है ना, हाँ। अब बोलो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2000, प्रिंसिपल 1200, तो लिख दो आपका अमाउंट लिखो 2000 लिखा, प्रिंसिपल लिखो 1200 तो लिखा 1 + r। बोलो मुझे तो रेट कितना है, रेट हमारा 1.25% है ना, तो रेट कैपिटल आर 1.25%, तो स्मॉल आर कितना आएगा 1.25%, मतलब 1.25/100। तो फ्रेंड्स 1.25/100 मतलब क्या आएगा 1.25%, तो 0.0125 प्लस 1, तो ये कितना आएगा 1.0125, 1.0125। और n कितना है, n आपको दिया है 4n क्वार्टर्स, यहाँ तक ठीक है। r हमारा दिया 1.25%, मतलब 1.25/100, तो 0.0125
+1 तो 1.0125 और उसकी पावर n कितना 4n क्वार्टर्स। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स क्या करना है, गौर से देखो, गौर से, ये 1200 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 2000 डिवाइड बाई 1200 करूँ तो कितना आएगा, कर दो, उठाओ कैलसी, 2000 लिखा, उसको डिवाइड बाई 1200 कर दो, डायरेक्ट कर दो, थोड़ा 1.66 आ रहा है ना, हाँ डिवाइड कर दो, तो अपना आंसर क्या है 1.666 पूरा कैलसी भर के आ रहा है ना, हाँ, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है 1.0125 की पावर 4n। अब क्या करना है, एक तरीका तो क्या हम लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि 1.0125 की पावर कितना करें, 1.0125 की पावर हम कितना करें कि आंसर 1.66 आ जाए, थर्ड डिजिट डिफरेंट होगी चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम रहनी चाहिए, थर्ड डिजिट अलग होगी चलेगा, तो करो 1.0125 की पावर कितना करूं कि अपना आंसर 1.66 आ जाए, थर्ड डिजिट में भी डिफरेंट। ओके तो उठाओ कैलसी, उठाया, हाँ, पहले लिखो 1.0125 लिखा, हाँ, अब इसकी पावर करो, इनटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू करते हो, कब तक, जब तक आंसर 1.66 ना आ जाए। आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 1.664 समथिंग आ रहा है, तो थर्ड डिजिट डिफरेंट होगी चलेगा, 1.66 आ गया कि नहीं आया, आ गया, आप देख सकते हो 1.66 आ गया, कितना है कैलसी पे 42 आया है ना, हाँ, कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर में 42 आया, मतलब पावर कितना हुआ 41, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसको हम बोलेंगे 1.0125 की पावर 41, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हाँ बोल सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1.0125 और उसकी पावर 4n, यहाँ तक ठीक है। अब गौर से देखो, गौर से, यहाँ पे पावर 4n है और यहाँ पे कितना है 41 है, अरे सिट यार, ये 1.0125 की पावर 41 और ये 1.0125 की पावर 4n, तो गौर से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ 4n की जगह पे 41 है, बाकी सबको सेम है, तो अपना आंसर क्या आएगा, देयरफॉर 4n इज इक्वल टू 41, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू मैं बोलूँ तो 41 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई में है ना, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 41/4 कर दो तो कितना आएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10.25 ईयर्स, कितना 10.25 ईयर्स, तो 10.25 ईयर्स मतलब कितने साल और कितने मंथ, तो 10 ईयर्स तो पूरे कंप्लीट है ना, हाँ, प्लस 0.25 क्या है ईयर्स है, तो 0.25 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 12, तो अपना आंसर क्या आएगा मंथ्स, तो अपना आंसर n इज इक्वल टू 10 ईयर्स प्लस 0.25 टू 12 कर दो, कितना आएगा 3 मंथ्स, तो अपना आंसर आएगा n इज इक्वल टू 10 ईयर्स प्लस 3 मंथ, तो 10 ईयर्स 3 मंथ में अपना प्रिंसिपल जो है कितना हो जाएगा 1200 से अमाउंट 2000 हो जाएगा, ठीक है पक्का, क्लियर फ्रेंड्स, तो अपना आंसर n इज इक्वल टू 10 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, अपना आंसर n इज इक्वल 10 ईयर्स 3 मंथ। अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ में दिखाना चाहूँ तो देख लो एक बार, ये है क्वेश्चन 25, क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है, बड़ा करके दिखाऊं, देख लो, ये 4n इज इक्वल टू 41 आ गया, तो n इज इक्वल टू 41/4 तो 10.25 मतलब 10 ईयर्स 3 मंथ, क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है। तो अगर मैं होमवर्क की ऑप्शन की बारे में बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, 10 ईयर्स 3 मंथ इज ए करेक्ट आंसर, तो 25 के अंदर ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखो 26, क्वेश्चन 26 होमवर्क 1 में, नवकाश पाल में होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 बी मोर द इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाय ₹30 इन 3 ईयर्स, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 मतलब 1200 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा है
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 बी मोर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाय ₹30 इन 3 ईयर। मतलब 1200 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ज्यादा है किससे? 1000 रुपीज के सिंपल इंटरेस्ट से। कितना? 30 रुपीज। कितने साल का? 3 साल का। मतलब 3 साल का 1200 रुपये का जो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ज्यादा है किससे? 1000 के 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से। कितना? 30 रुपीज ज्यादा है, ऐसा ना। तो क्या पूछा है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। फाइंड द रेट परसेंट पर एनम मतलब एन हमको पूछा है, एन हमको फाइंड करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक 100% पक्का है? ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने। तो यहाँ पे देख लो, तो क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व करो। होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 26। नवकाश पाल में होमवर्क 1 में क्वेश्चन 26 क्या लिखा है कि 1200 रुपीज़ का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है किससे? 1000 के सिंपल इंटरेस्ट से। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल ले लेते 1200 और यहाँ पे प्रिंसिपल ले लेते 1000। एन यहाँ पे कितना है? 3 इयर्स। और यहाँ पर भी एन कितना है? 3 इयर्स। यहाँ पे रेट कितना हमको नहीं पता, रेट दोनों में सेम है, दोनों में पर कितना है हमको नहीं पता। और क्या लिखा है? 1200 रुपये का जो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा है किससे? 1000 रुपीज़ के 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, दोनों इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज़ है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। दोनों इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 30 रुपीज़ है। यहाँ तक क्लियर है? तो डिफरेंस दिया है 30 रुपीज़। तो क्या पूछा आपने को? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना, आर पूछा है। डिफरेंस अभी इसका मतलब समझ आया पहले। 1200 रुपीज़ का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल का वो ज़्यादा है किससे? 1000 के सिंपल इंटरेस्ट से। मतलब 1200 का सिंपल इंटरेस्ट और 1000 का सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज़ है। तो क्या करेंगे? 1200 का इंटरेस्ट निकालो माइनस 1000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालो और इज इक्वल टू कितना? 30। तो पहले 1200 का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? तो सिंपल है, बोलो पी कितना पहले? 1200। आर कितना नहीं पता, एन कितना? 3/100। ये 1200 रुपीज़ का 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट माइनस अब 1000 रुपीज़ का 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते? पी आर एन अपॉन 100। पी कितना है? 1000। तो 1000 रुपीज़ का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 ईयर्स का 100 डिवाइड बाई 100। 1000 रुपीज़ का जो सिंपल 1200 का सिंपल इंटरेस्ट माइनस 1000 का सिंपल इंटरेस्ट इंटू दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज़ है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। यहाँ तक क्लियर? अब गौर से देखो, गौर से करना क्या है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना। हाँ, अब यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 12 3 36 आर। यहाँ की बात करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 10 3 30 आर। 36 आर माइनस 30 आर इज इक्वल टू 30। सो देयरफॉर अपना यहाँ पे 36 माइनस 30 आर तो क्या होगा? 6 आर इज इक्वल टू 30। तो अपना आंसर आर इज इक्वल टू 30/6। तो आर इज इक्वल टू 5%। तो अपना आंसर आर इज इक्वल टू 5%। तो आर इज इक्वल टू 5%। ठीक है, तो वही हमको पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 5% आएगा। पूरा क्वेश्चन एक साथ में देखना हो तो देख लो। क्वेश्चन 26 क्वेश्चन में देख लो ध्यान से। पहले 1200 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर 1000 का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस 30 है तो माइनस करके 30 कर दो। तो अपना आर कितना आया? 5% आया। तो क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 26 उसका आंसर 5%। तो अपना आंसर आर इज इक्वल टू कितना आएगा? 5% आएगा। तो आंसर आएगा 5%। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? पक्का है 100%। तो 26 का आंसर ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखो 27 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 27 आपके सामने है। क्या लिखा है? ए पर्सन डिपॉजिटेड ए सम ऑफ ₹10,000 बैंक। एक पर्सन ने बैंक में कितना डिपॉजिट किया? 10,000।
एंड फिर क्या लिखा, आफ्टर 2 years ही विड्रॉ ₹4,000, 2 साल के बाद फिर 4,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, ओके। एंड एट द एंड ऑफ 5 years, और 5 years के एंड में ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 7,200, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आर फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो होमवर्क में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है, खास ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है देखो, एक पर्सन ने बैंक में कितना डिपॉजिट किया, 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ठीक है। लेट से, डेट खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1/1/2000 के दिन क्वेश्चन नंबर होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 27, नवका स्पाल में होमवर्क 1 में क्वेश्चन 27, और क्या लिखा, मान लेते 1/1/2000 के दिन, ठीक है, डेट कोई भी ले लेते हैं। चलो कितना डिपॉजिट कितना किया, 10,000 डिपॉजिट किया, हाँ, डिपॉजिट्स ₹10,000, 10,000 डिपॉजिट किया ना, हाँ, तो 10,000 डिपॉजिट किया, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 हो गया, तो मतलब 10,000 रुपीज़ क्या हुआ, प्रिंसिपल, ओके। फिर क्या लिखा, आफ्टर 2 years ही विड्रॉ ₹4,000, 2 साल के बाद उसने 4,000 रुपये विड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो 2 साल के बाद मतलब 1/1/2002 विड्रॉ, डेट खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, विड्रॉ ₹4,000, तो पहले कितना 10,000 था, तो प्रिंसिपल कितना 10,000 था, फिर कितना प्रिंसिपल विड्रॉ किया, 4,000 प्रिंसिपल विड्रॉ कर लिया, तो मतलब बताओ अब प्रिंसिपल कितना बचेगा, 6,000, पहले प्रिंसिपल कितना था 10,000, अब प्रिंसिपल कितना होगा 6,000, पक्का क्लियर है। एक बार ध्यान रहे, यहाँ पे क्या करें, विड्रॉ करें, यहाँ पे पैसा हम लोन नहीं ले रहे अपने, समझो, तो जब भी हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो जो प्रिंसिपल है उसमें से हमने पैसा विड्रॉ किया है, तो पहले प्रिंसिपल कितना था 10,000, उसमें से हमने कितना प्रिंसिपल विड्रॉ कर लिया, 4,000 रुपीज़ विड्रॉ किया, मतलब प्रिंसिपल हमारा 4,000 कम होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6,000, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ 5 years, अगर मैं पूछूँ एट द एंड ऑफ 5 years मतलब कहाँ से, स्टार्टिंग से 2 साल, स्टार्टिंग से 5 साल, तो स्टार्टिंग से 5 years कितना आएगा, 1/1/2005, ठीक है, 1/1/2005, ये बचा चला, क्लियर है। तो ध्यान रहे, जब लोन होता है तो लोन में क्या होता है कि पहले हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, बाद में प्रिंसिपल, पर ये लोन नहीं है फ्रेंड्स, ये डिपॉजिट है, तो पैसे डिपॉजिट किए थे 10,000, 2 साल के बाद हमने 4,000 विड्रॉ किए, तो पहले कौन सा विड्रॉ होंगे, कुछ लिखा नहीं है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि पहले प्रिंसिपल विड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10,000 है, उसमें से हमने 4,000 प्रिंसिपल विड्रॉ कर लिया, अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 6,000 हो गया, तो 1/1/2005 की मैं बात करूँ तो हमारा उस दिन 5 साल के एंड में हमारा प्रिंसिपल कितना होगा बैंक में, अरे प्रिंसिपल तो 6,000 रहेगा ना, हाँ, और हमको अमाउंट कितना मिला 5 साल के एंड में, हमको अमाउंट मिला 7,200, यस और नो, हाँ, तो मतलब मुझे हमको इंटरेस्ट कितना मिला 5 साल का इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट कितना आएगा, बोलो 7,200 अमाउंट है, हाँ, माइनस प्रिंसिपल कितना 6,000 है, 6,000, हाँ, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आएगा, 7,200 माइनस 6,000 कर दो, तो अपना इंटरेस्ट आएगा 1,200, तो अपना इंटरेस्ट आ गया 1,200, बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, तो अपना इंटरेस्ट आ गया 1,200, अब इंटरेस्ट आ गया ना, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, कितने, ये इंटरेस्ट बोलो कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, इंटरेस्ट कितने साल का है, अरे सर ये तो पूरे 5 साल का इंटरेस्ट है ना, पूरे 5 साल में हमको एक्स्ट्रा कितना मिला 1,200 रुपीज़, हमने पूरे 5 साल में बैंक को कितना दिया 10,000, 5 साल में बैंक ने हमको कितना दिया, एक तो 4,000 रुपये हमने विड्रॉ किया और लास्ट में 7,200 मिला, मतलब हमको पूरे 5 साल में मिला कितना 11,200, मतलब हमको पूरा 5 साल में एक्स्ट्रा कितना मिला, सिर्फ 1,200 रुपये एक्स्ट्रा मिले, मतलब 1,200 कितने साल का इंटरेस्ट है, पूरे 5 साल का। हमें जो बताओ सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, अरे सर पहले 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना है, ये 10,000 प्रिंसिपल कितने साल तक रहा, फॉर 2 years, और बाकी के 6,000 प्रिंसिपल कितने साल तक रहा, फॉर 3 years, तो पहले 2 साल में प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, और बाद के 6,000 जो प्रिंसिपल हो बाकी के 3 साल के, तो टोटल पीरियड 5 साल का, तो 10,000 पे इंटरेस्ट किस पे लगेगा 2 साल का, और 6,000 पे 3 साल का, टोटल 5 साल का इंटरेस्ट 1,200, तो कर दो सोल्व। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट मतलब PR/100, तो 10,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, तो P कितना 10,000, R कितना नहीं पता,
10,000 इंटू आर इंटू 2/100, ये 10,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट, प्लस 6,000 पे 3 ईयर का, 6,000 इंटू आर इंटू 3/100, दोनों का मिला के टोटल 5 साल का इंटरेस्ट कितना, 1200। ठीक है, तो 10,000 इंटू आर इंटू 2/100 प्लस 6,000 इंटू आर इंटू 3/100, टोटल इंटरेस्ट मिला के कितना हुआ, 1200 रुपीज़। अब गौर से देखो, गौर से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है ना, तो अब यहाँ पे कितना आएगा, देयरफॉर 100 इंटू 2 मतलब 200 आर, प्लस यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 इंटू 3 तो कितना आएगा, 180 आर। तो 200 आर प्लस 180 आर इज इक्वल टू कितना, 1200। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितना आएगा, देयरफॉर 200 आर प्लस 180 आर मतलब दैट इज 380 आर। ओके फ्रेंड्स, तो 200 आर प्लस 180 आर मतलब कितना है, 380 आर। 380 आर इज इक्वल टू कितना, 1200। तो मुझे बता सकते हो इसमें से आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारा आर कितना आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 380 कर दो, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आएगा आर इज इक्वल टू 3.16%। करके देख लो डिवाइड, तो अपना आंसर आर इज इक्वल टू 3.16%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपना आर कितना है, आर इज इक्वल टू 3.16% आ गया। तो अपना आंसर आर इज इक्वल टू 3.16% आ गया। आर पूछा अपने को। अब पूरा क्वेश्चन एक साथ में देखना हो तो देख लो, ये रहा क्वेश्चन 27 आपके सामने है। क्लियर फ्रेंड्स, पहले 10,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट, उसके बाद 4 विड्रॉ के लिए, फिर प्रिंसिपल कितना हो गया, 6,000। तो 6,000 पे कितना, 3 साल का इंटरेस्ट। तो 10,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट प्लस 6,000 पे 3 साल का इंटरेस्ट, टोटल मिला के 5 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 1200 आएगा। तो सॉल्व कर दो इसको, तो 200 आर प्लस 180 आर इज इक्वल टू 380 आर, 380 आर इज इक्वल टू 1200, तो आर इज इक्वल टू 3.16%। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है। तो अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 27 की बात करें तो ऑप्शन डी, नन इज ए करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन इज ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखो 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा है, if the value of car gets depreciated by 20%, okay, if the value of car gets depreciated by 20%, मतलब कार के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 20% है पर ईयर। एंड क्या लिखा, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years ईच, 5 साल के बाद की वैल्यू कितनी होगी, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 24,000, प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 24,000, तो 5 साल के बाद की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा पूछा है। कर दो क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 28, नवकर्ष पाल में होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 28 हम देख रहे हैं। क्या लिखा, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की उसकी कॉस्ट कितनी, 24,000 है। 5 साल के बाद की वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू पूछा है ना, हाँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 20% है, हाँ। और एंड कितना, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। हमने बताया जब भी आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो तो मतलब समझ आना WD मेथड होगा और एक ही फॉर्मूला यूज होगा, स्क्रैप वैल्यू वाला। क्या फॉर्मूला है, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज टू एन, यही फॉर्मूला, हाँ लगा दो। तो स्क्रैप वैल्यू तुमको फाइंड करना है, ओके। कॉस्ट कितना है, 24,000 है, लिखो 1 माइनस आर, आर कितना 20% मतलब 20/100 तो 0.20 ना, 1 माइनस आर मतलब आर कितना 20% मतलब 20/100 मतलब 0.20, तो 1 माइनस 0.20 और एस टू एन कितना है 5 है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स, पक्का 100%। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, गौर से देखो, एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 24,000 तो हमने ऐसे लिखा, 24,000 ऐसे लिखा, 1 माइनस 0.20 मतलब कितना है 0.80 रेस टू 5, पक्का है। उठाओ कैलसी, पहले क्या करना, 0.80 की पावर 5 करना, तो पहले 0.80 लिखा, हाँ लिखा। अब उसकी पावर 5 मतलब कैलसी पे कितना आना चाहिए 6, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया, हाँ, इज इक्वल टू 5 मतलब कैलसी पे कितना 6, कैलसी पे 6 आया। और जो भी आपका आंसर है इंटू 24,000 कर दो, तो इंटू 24,000, तो अपना आंसर आया 7864.32। तो स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 7864.32, ये होगी स्क्रैप वैल्यू, मतलब 5 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी होगी। क्लियर है।
ओके फ्रेंड्स, तो अपना आंसर क्या आएगा, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 786.32 इज ए करेक्ट आंसर। अगर पूरा क्वेश्चन अगर एक साथ देखना हो आपको तो देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ही वाला क्लियर है। तो अगर मैं ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन कौन सा आएगा, तो ऑप्शन आएगा 786.32, मतलब ऑप्शन बी बॉम्बे, नहीं रॉन्ग है वो, ऑप्शन 78 कौन सा, ऑप्शन ए आएगा 786.32, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो 28 का आंसर ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 अपना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 29 नंबर क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 8 क्वार्टरली पेमेंट ऑफ ₹500 ईच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? यस, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है ना। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब एन्युटी रेगुलर, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला जो है वही रहेगा। अच्छा, 8 क्वार्टरली पेमेंट ऑफ 500 ईच एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ओके, 8 मतलब 500 रुपये का 8 क्वार्टरली पेमेंट है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में कितना पेमेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो 29, फर्स्ट क्वार्टर में कितना 500, सेकेंड क्वार्टर कितना 500, थर्ड क्वार्टर कितना 500, एवरी क्वार्टर क्या 8 क्वार्टरली पेमेंट ऑफ 500 रुपीज ईच, 8 क्वार्टर तक, एवरी क्वार्टर 500, ठीक है। चल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात करूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 8% पर एनम, 8% ही दिया है, चेक कर लो एक बार। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही है। अच्छा, एन कितना है मुझे बताओ, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। सर 8 ईयर्स नहीं, 8 क्वार्टर है, और एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो मुझे बता सकते हो फ्रेंड्स 8 क्वार्टर मतलब कितने साल, हमको बताया फ्रेंड्स 4 क्वार्टर होता है ना, इज इक्वल टू 1 ईयर होता है, 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 1 ईयर। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स 8 क्वार्टर मतलब कितने साल, अरे सर 2 साल, हाँ ध्यान रहे। और क्या लिखा है, कंपाउंड क्वार्टरली मतलब साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 4 बार, तो के इज इक्वल टू 4 है। सबसे पहला काम क्या करें, आर डिवाइड बाय के और एन मल्टीप्लाई बाय के करो, 8% डिवाइड बाय 4 और एन मल्टीप्लाई बाय 4, तो करो क्या आएगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 8% डिवाइड 4, तो कितना आएगा 2% पर क्वार्टर। तो हमने ईयरली रेट को क्वार्टरली रेट में कन्वर्ट कर दिया, और एन इज इक्वल टू 4 जाए 8 क्वार्टर, और नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक ठीक है। तो हमने 2% फॉर 8 क्वार्टर्स हो गया। क्या पूछा क्वेश्चन में, इज इट क्वेश्चन ऑफ एन्युटी? यस। क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पूछा है ना, साफ साफ लिखा है प्रेजेंट वैल्यू, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू का लगाओ। तो लगा फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू का एन्युटी का फॉर्म लगाएंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVIFA at the rate of 2% for 8 quarters. Present value is equal to annuity into PVIFA at the rate of 2% for 8 quarters. ओके, एन्युटी कितना है, तो अगर मैं एन्युटी की बात करूँ तो अब एन्युटी देख सकते हो कितना है, 500 है। ओके, तो लिखो एन्युटी में लिखो 500, PVIFA निकालो कितना, 2% से फॉर 8 क्वार्टर ना, तो कैसे करो, PVIFA कैसे निकालते, 2% मतलब 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, मतलब 1 डिवाइड बाई 1.02, बाद में इज इक्वल टू कितना 8 क्वार्टर, मतलब एलसीपी कितना आना चाहिए 10, फिर क्या करेंगे GT, ठीक है। करो 1 डिवाइड बाई 1.02 किया, हाँ किया, बाद में इज इक्वल टू कितना 8, मतलब एलसीपी कितना 10 आ गया। अब GT का बटन दबाओ, किया इंटू 500 कर दो, इंटू 500 कर दिया, तो अपना आंसर क्या है 3662.74, तो हमारा आंसर है 3662.74। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, 3662.74 अपना आंसर है। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, तो अपना आंसर 3662.74। अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ में देखना हो तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना आंसर आया 3662.74 अपना आंसर आ गया है। अगर मैं ऑप्शन के बाद बात करूँ तो क्या आएगा 3662.50। हमने बोला था आपको फाइनल आंसर में 4 रुपये या उससे कम का डिफरेंस है तो ऑप्शन डी नन लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर वही सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा 3662.5, मतलब ऑप्शन सी इज है करेक्ट आंसर। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा नवकाश फाइल में होमवर्क 1 भी जो है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे होमवर्क 2 के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।